जय हिंद। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट क्लाइमेट चेंज इवेंट्स एंड एविडेंसेस के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट क्लाइमेट चेंज एविडेंसेस के बारे में। पास्ट में जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिला, इसके क्या क्या एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की गई है आइस एजेस एंड वार्म पीरियड्स के बारे में। ये जो अर्थ का क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स नेचुरली फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो अर्थ का क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसमें कभी आइस एजेस ग्लेशियल पीरियड्स तो कभी वार्म पीरियड्स इंटर ग्लेशियल पीरियड्स देखने को मिले। बेहद सिंपल, ये जो अर्थ का क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसमें ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स नेचुरली फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो अर्थ का क्लाइमेट देखने को मिलता है, इसमें कभी आइस एजेस देखने को मिली तो कभी वार्म पीरियड्स देखने को मिले। ये जो ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स देखने को मिलते हैं, इसके पीछे कॉजेस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, और अर्थ की ये जो ऑर्बिट है, इसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से कभी ग्लेशियल पीरियड्स देखने को मिलते हैं तो कभी इंटर ग्लेशियल पीरियड्स देखने को मिलते हैं। ये जो ग्लेशियल और इंटर ग्लेशियल पीरियड्स की साइकिल्स हैं, इन्हीं साइकिल्स को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं साइकिल्स को मिलनकोविच साइकिल्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मिलनकोविच साइकिल्स बुलाया जाता है। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से अगर समझें तो मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, और मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। ये जो हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, ये सन के अराउंड घूमती है। लेकिन ये जो हमारी अर्थ है, ये सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और सोलर रेडिएशन में वेरिएशंस होने की वजह से अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, और ये जो एक्सिस है, इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, और इन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव होती है, उसमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। और तीसरा, ये जो हमारा सन है, ये भी इस ऑर्बिट के सेंटर में लोकेटेड नहीं है, और इसको क्या बुलाया जाता है? इसको एसेंट्रिसिटी बुलाया जाता है। और ये जो एसेंट्रिसिटी है, इसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, और इन फ्लक्चुएशंस की वजह से सोलर रेडिएशन में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और सोलर रेडिएशन में वेरिएशंस होने की वजह से अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है? अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। तो एक तो ये जो आइस एजेस देखने को मिलती हैं, ये जो वार्म पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ये हमारी मदद करते हैं पास्ट के क्लाइमेट को समझने में, पास्ट के क्लाइमेट चेंज को समझने में। दूसरा, एविडेंसेस फ्रॉम ग्लेशियल डिपॉजिट्स एंड आइस कोर डेटा। ये जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं और ये जो आइस कोर डेटा देखने को मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पास्ट के क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर बात करें ग्लेशियल डिपॉजिट्स की, तो ये जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, ये कई हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं। ये जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, इनमें अलग अलग जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनको स्टडी करके, इनको पढ़ के समझ के हमें पता चल सकता है कि जिस टाइम पीरियड को ये जियोलॉजिकल फीचर्स बिलोंग करते हैं, उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था। फॉर एग्जांपल, मोरेन्स देखने को मिलते हैं। मोरेन्स का मतलब रॉक डिब्रीज। ये जो मोरेन्स होते हैं, ये जो रॉक डिब्रीज होती हैं, ये रॉक डिब्रीज जिस टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं, अगर इन रॉक डिब्रीज को स्टडी किया जाए, इन मोरेन्स को स्टडी किया जाए, तो उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था, उसके बारे में हमें पता चल सकता है। मोरेन्स के अलावा स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्राइएशंस हैं, इनका मतलब क्या होता है? स्क्रैचेस ऑन दी रॉक्स। रॉक्स के ऊपर जो स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं, उनको भी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था। और तीसरा, इरेटिक्स। इरेटिक्स का मतलब लार्ज रॉक्स, ऐसी लार्ज रॉक्स जिनको ग्लेशियर्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो लार्ज रॉक्स हैं, ये जो इरेटिक्स हैं, इनको स्टडी करके भी हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था।
तो एक तो ये जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं पास्ट के क्लाइमेट चेंज को समझने में। और दूसरा आइस कोर डेटा, ये जो आइस कोर डेटा है इसके बारे में इससे पिछले वाले सेशन में भी हमने बात की थी। ये जो आइस कोर होते हैं, या फिर समझने के लिए अगर बात करें तो ये जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इनमें एयर बबल्स ट्रैप हो जाते हैं। ये जो एयर बबल्स हैं इनको स्टडी करके हमें पता चल सकता है कि उस दौर में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था, उस दौर में किस तरीके का एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन देखने को मिलता था। तीसरा, मास एक्सटिंक्शंस एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो हमारे अर्थ की हिस्ट्री है, ये जो हमारे क्लाइमेट की हिस्ट्री है, इसमें कई बार मास एक्सटिंक्शंस देखने को मिले हैं। सबसे पहले पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन देखने को मिला। ये जो पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन है इसको ग्रेट डाइंग भी बुलाया जाता है, और ये अर्थ की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ। आज से लगभग 252 मिलियन ईयर्स अगो देखने को मिला। ये जो पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटिंक्शन देखने को मिला, ये देखने को मिला था बिकॉज ऑफ मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, और इस मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिली और ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिला। देखो, ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इनका भी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। होता क्या है, जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो खूब सारी गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं, और ये जो गैसेस हैं ये एक तरीके से क्लाउड सा फॉर्म कर लेती हैं। अब होगा क्या कि ऊपर से जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वो सनलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या देखने को मिलेगा कि अर्थ के ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है ये रिलेटिवली कूल हो जाएगा। लेकिन ये देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये जो गैसेस होती हैं इनमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि जो रेडिएशंस हैं उनको ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये एब्जॉर्व करने लगेंगी, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएशंस को एब्जॉर्व करने लगेंगी तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इनका कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। दूसरा, क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटेंशन। ये जो क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटिंक्शन है इसको डायनासोर एक्सटिंक्शन भी बुलाया जाता है, और ये देखने को मिला आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो। और नाम से क्लियर है, ये जो एक्सटेंशन देखने को मिला इसमें डायनासोर जो हैं वो खत्म हो गए थे। ये जो डायनासोर एक्सटिंक्शन है ये देखने को मिला था बिकॉज ऑफ अ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। एस्टेरॉयड जो है वो आया और हमारी धरती से टकराया, और इसकी वजह से ग्लोबल वाइल्ड फायर्स देखने को मिली, और इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी डस्ट जो है वो रिलीज हो गई, और अल्टीमेटली ये जो डायनासोर एक्सटेंशन है ये देखने को मिला। ये जो मोटी मोटी बातचीत है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, ये जो मीथेन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में लार्ज क्वांटिटी में, और ये जो एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज में। तो तीन मोटी मोटी चीज़ें, एक तो आइस एज और ये जो वार्म पीरियड्स देखने को मिलते हैं, इनको पढ़ के समझ के हम समझ सकते हैं कि उस दौर में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था। दूसरा, ये जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स और आइस को डेटा देखने को मिलता है, इसको भी पढ़ के समझ के हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता था। और तीसरा, ये जो मास एक्सटिंक्शंस देखने को मिलते हैं ये बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता था। ये तो मेजर एविडेंसेस हैं। कुछ छोटे छोटे एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं पास्ट क्लाइमेट चेंज के, जैसे फॉसिल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज की डेट में टेम्परेट रीजन्स में बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। टेम्परेट रीजन्स में बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जब ये पर्टिकुलर एरिया वार्म हुआ करता था, जब ये पर्टिकुलर एरिया ट्रॉपिकल रीजन में हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर जिगसॉ पजल के बारे में, वहाँ पे भी इन फॉसिल्स की बातचीत होती है। दूसरा, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ये जो सेडिमेंट्री रॉक की लेयर्स होती हैं, ये जो सेडिमेंट्री रॉक की लेयर्स होती हैं, इनमें अलग अलग टाइप के सेडिमेंट्स और उनके अलग अलग कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। ये जो सेडिमेंट्स हैं, अगर इनको स्टडी किया जाए
तो हमें जानकारी मिलती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट पास्ट एनवायरमेंट्स एंड क्लाइमेट। और तीसरा ओशनिक आइसोटॉप रिकॉर्ड्स, ये जो मराइन ऑर्गेनिजम्स की शेल्स देखने को मिलती हैं, इनका जो आइसोटॉपिक कंपोजिशन होता है उसको अगर हम पढ़ें समझें तो हमें जानकारी मिलती है अबाउट पास्ट ओशन टेम्परेचर्स एंड सैलिनिटी। तो ये कुछ छोटे छोटे एविडेंसेस हैं जिनको पढ़ के समझ के हम पता कर सकते हैं कि पास्ट में क्लाइमेट चेंज कैसा देखने को मिलता था। देखो, मोटी मोटी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इतना स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसा ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है, थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, पास्ट क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन क्या रही, उसको किस तरीके से समझा जा सकता है, होपफुली इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो क्लाइमेट चेंज देखने मिलता है, इसके पीछे एक तो नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं और दूसरा ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज की अगर बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं, इनका वार्मिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है और इनका कूलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अभी अभी हमने बात की है कि वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से शॉर्ट टर्म में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और लॉन्ग टर्म में वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो सोलर रेडिएशन के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से भी जो अर्थ का क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट होता है। अभी अभी हमने बात की है कि ये जो सोलर रेडिएशन के वेरिएशंस हैं, ये किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तीसरा, ये जो ओशन करंट्स होते हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द ग्लोब। ये जो नेचुरल कॉजेज हैं, इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातचीत है। इस सब के बारे में अभी हमने बात की है। दूसरा, ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज, ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, उसकी वजह से भी सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जो कोल है, ये जो ऑयल है, ये जो गैस है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये लार्जेस्ट सोर्स है ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस का, और इसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन क्यों? पेड़ जो हैं वो कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं। जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा रिलीज होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होंगी तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एग्रीकल्चर, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब रिलीज होती हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से भी अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन एंड हीट आइलैंड्स, ये जो सिटीज़ होती हैं ये अपने सराउंडिंग एरियाज़ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा वार्मर होती हैं। जैसे एक ये शहर है और बगल में ये मान लेते हैं विलेज है, तो ये जो विलेज है ये कंपैरेटिवली ठंडा होगा, ये जो सिटी है ये कंपैरेटिवली वार्म होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, पेवमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी देखने को मिलती हैं, व्हीकल पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, और इस सब की वजह से ये जो सिटीज़ होती हैं ये अपने सराउंडिंग एरियाज़ के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा वार्मर होती हैं, हीट आइलैंड डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से भी अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। क्लाइमेट चेंज की बातचीत यहाँ पे ख़त्म हो गई। 2 सेशंस में हमने क्लाइमेट चेंज को समझा है, आगे की बातचीत आगे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।